अब जो है हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि लास्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। 2 लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं और अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्शन अगर प्रोड्यूस होगा एनवायरनमेंट में तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए एक गन है। मान लीजिए एक गन है। इस गन में से हमने एक बुलेट को फायर किया। एक बुलेट को फायर किया। अब यहां से गन ने जो है इस डायरेक्शन में जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाया और बुलेट जो है यहां से बाहर निकल गई गन से और बुलेट फायर हो गई। अब जो इस गन ने इस बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया है तो इसने एक एक्शन प्रोड्यूस करा है। एक्शन इन द सेंस एक एक्शन फोर्स, एक्शन इन द सेंस एक एक्शन फोर्स प्रोड्यूस किया है। तो इसने यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस किया इस डायरेक्शन में और बुलेट जो है यहां से गन से निकलकर बाहर चली गई। अब ये जो बुलेट है ये भी एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन इन द सेंस ऑफ फोर्स, रिएक्शन फोर्स इस गन के ऊपर लगाएगा। मतलब ये बुलेट भी एक रिएक्शन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाएगी गन के ऊपर। ये रिएक्शन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में गन के ऊपर लगेगा। अब ये रिएक्शन फोर्स जो है वो कम होगा मैग्नीट्यूड में। एक्शन फोर्स जो है जो गन ने बुलेट के ऊपर लगाया वो ज्यादा होगा रिएक्शन फोर्स से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये जो गन है, गन का मास जो है वो ज्यादा है, तो ये जो है ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, ज्यादा मोमेंटम प्रोवाइड कर पाएगा बुलेट को और इसी वजह से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा बुलेट की तरफ। तो बुलेट जो है आसानी से निकलकर तेज स्पीड से इस डायरेक्शन में चले जाएगी और बुलेट जो है फिर सेम फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब रिएक्शन फोर्स जो है वो इक्वल होगा एक्शन फोर्स के। एक्शन फोर्स जो बुलेट को गन से इस तरफ भेज रहा है वो एक्शन फोर्स है और रिएक्शन फोर्स जो इस तरफ लग रहा है बुलेट के द्वारा गन के ऊपर, तो रिएक्शन फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा किसके? एक्शन फोर्स के। यहां पे ऑब्वियसली स्टेटमेंट में बता ही रखा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स जो है वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा एक्शन फोर्स के। अब एक्शन फोर्स इधर लग रहा है तो ऑब्वियसली रिएक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट है। अब एक्शन फोर्स से क्या होता है कि बुलेट तो गन से निकलकर बाहर चले जाती है, पर रिएक्शन फोर्स से क्या होता है कि बुलेट अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अब इस रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो आदमी इस गन को ऑपरेट कर रहा है उसको एक जर्क सा महसूस होगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। वो जर्क इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है बुलेट के द्वारा गन के ऊपर। अब ये जर्क जो है काफी स्मॉल हमें इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि ये जो गन है उसका मास जो है वो ज्यादा है, तो इस वजह से जो है वो ज्यादा उसे जर्क महसूस नहीं होगा। पर ये एक्शन फोर्स जो कि इक्वल है रिएक्शन फोर्स के, ये जो है ज्यादा इसमें स्पीड और मोमेंटम प्रोवाइड कर देगा बुलेट को। वो क्यों? क्योंकि बुलेट जो है कंपैरेटिवली लो मास की होती है, तो उस पे जो है ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में जब एक्शन फोर्स लगेगा तो वो बुलेट को ज्यादा महसूस होगा क्योंकि वो लो मास की बुलेट है। तो इसलिए मास की वजह से जो है गन को जो रिएक्शन फोर्स लगता है बुलेट की वजह से
वो रिएक्शन फोर्स उसको ज्यादा महसूस नहीं होता है गन को, क्योंकि उसका मास जो है वो ज्यादा होता है। तो ये आप जरूर याद रखना, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स जो है वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है इस एग्जाम्पल से जो है वो प्रूव हो जाती है कि हर एक एक्शन का जो है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बस इतना ही है, ये स्टेटमेंट आप याद रखना और ये एग्जाम्पल जो है ये भी याद रखना। अब हम आपके सिलेबस में जो ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका जो लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम जो है एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये होता क्या है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हम दो बॉल्स ले रहे हैं, हम दो बॉल्स ले रहे हैं। एक बॉल, इस फर्स्ट बॉल को हम ले रहे हैं ए, और दूसरी बॉल को हम बी ले रहे हैं। अब इस बॉल ए का मास जो है क्या हो जाएगा, एम ए। लेट सपोज कि इसका मास एम ए है, और बी का मास क्या है, एम बी। लेट सपोज कि इसका मास एम बी है। और ये जो है एम ए जो है इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, किस वेलोसिटी से, यू ए से। और एम बी भी इसी डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है, जिसको क्या कहेंगे, यू बी। सपोज कर रहे हैं हम कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल ए की यू ए है और बी की इनिशियल वेलोसिटी यू बी है। अब ये दो बॉल्स जो है वो कोलाइड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, मतलब इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा। और जब कोलिजन होगा तो ये जो है बॉल ए और ये है बॉल बी। अब कोलिजन होगा तो ऑब्वियसली फोर्स एक्सर्ट होगा, तो ए जो है वो बी पर फोर्स लगाएगा एफ ए बी। लेट सपोज कि जो ए बॉल है वो बी पर कौन सा फोर्स लगा रहा है कोलिजन के बाद, एफ ए बी। अब थर्ड लॉ के हिसाब से हमें पता है कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उसके ऊपर भी लगेगा। तो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, हम सपोज कर लेते हैं कि जो बॉल बी अब ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको हमने सपोज कर लिया एफ बी ए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब कोलिजन के बाद जो है ये दोनों बॉल्स जो है इस डायरेक्शन में पहले जा रहे थे, अब ये सिमिलरली इसी डायरेक्शन में जो है ये दो बॉल्स जो है अब कोलिजन के बाद चलना शुरू करेंगे। तो ये दो बॉल्स जो है ये एम बी और ये एम ए, बॉल ए और बी, अब कोलिजन के बाद जो है ये दोनों बॉल्स इस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं विद फाइनल वेलोसिटी। जो एम ए है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमने सपोज कर ली वी ए। और एम बी की हमने अब सपोज कर ली फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, तो एम बी की फाइनल वेलोसिटी हमने सपोज कर ली वी बी। अब ये जो हमने पहले सपोज करा था कि दो बॉल्स है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, तो ये केस जो है, ये केस कौन सा है, ये है बिफोर कोलिजन का। बिफोर कोलिजन का केस है। तो ऑब्वियसली अब मोमेंटम देखा जाए तो बॉल ए का मोमेंटम क्या होगा, एम ए यू ए हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। और एम बी जो बी बॉल बी है उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम बी यू बी। ये तो काफी सिंपल है। अब आफ्टर कोलिजन का जो केस था जिसमें ये यहाँ पे कोलिजन हुई और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि एम ए जो है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी ए के साथ चलने लग गया और एम बी फाइनल वेलोसिटी वी बी के साथ चलने लग गया। अब क्योंकि कोलिजन हुआ है यहाँ पे, तो कोलिजन की वजह से क्या है, मोमेंटम का चेंज जरूर होगा। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है फोर्स होता है। तो अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि एफ ए बी, जो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए बी की वैल्यू हो जाएगी एम ए
वी ए माइनस यू ए बाय टाइम टी, ये एफ ए बी की वैल्यू हो गई। और एफ बी ए की वैल्यू, जो मतलब बॉल बी ए के ऊपर लगा रही है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल है, एम बी वी बी माइनस यू बी बाय टी, बाय टाइम टी। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब अगेन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, मैंने आपको बताया था कि कोलिजन होगी तो एफ ए बी जो है, ये बॉल ए जो है बी के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो बी भी ए के ऊपर लगाएगा, ये थर्ड लॉ के हिसाब से हमें पता ही है। तो अब एफ ए बी किसके इक्वल होगा? एफ बी ए के। यहां पे हम ये माइनस का साइन भी लगा देंगे। माइनस का साइन हमने यहां पे क्यों लगाया? क्योंकि ये एफ बी ए फोर्स जो है एफ ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहां पे माइनस का साइन लगाया जाएगा। अब एफ ए बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? प्रीवियसली हमने ये निकाली थी, एम ए वी ए माइनस यू ए बाय टी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी बाय टी। ये सिंपली आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, टी से टी काट दीजिए, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। अब इस माइनस साइन को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस, और इस माइनस को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? एम बी वी बी। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये टोटल क्या है, ए बॉल और बी बॉल का इनिशियल मोमेंटम ये है। जैसे कि आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी जो है इनिशियल मोमेंटम है ए बॉल का और बी बॉल का, और एम ए वी ए और एम बी वी बी क्या है? फाइनल मोमेंटम है ए बॉल और बी बॉल का। तो इससे अब हमें क्या पता चलता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो इक्वल है दोनों बॉल्स का आफ्टर कोलिजन। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि फाइनली जो है मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड हो गया है। जो मोमेंटम है दोनों बॉल्स का कोलिजन के बाद वो कंजर्व्ड हो गया है, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर ना लगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर और लग जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर ये मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। पर अगर कोई दो बॉल्स अगर कोलाइड कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका मोमेंटम जो है हमेशा नेचर में जो है कंजर्व्ड हो जाएगा। इसी को जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस फिनोमिना को कहते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया है। नेक्स्ट जो है, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है प्रीवियसली, वो और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल? अब इसमें जो है एक पिस्टल दी हुई है, एक पिस्टल दी हुई है जिसमें से जो है एक बुलेट को फायर किया गया है, और इस बुलेट का मास कितना है? वो है 20 ग्राम। और ये जो है इस बुलेट की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। तो इस बुलेट को इस गन से फायर किया गया और इस बुलेट का मास है 20 ग्राम, और फायर करने के बाद इस बुलेट की वेलोसिटी हो गई 150 मीटर पर सेकेंड। और इस पिस्टल का जो है मास क्या है? वो है 2 kg। अब हमें जो है रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है पिस्टल की। रिकॉइल वेलोसिटी क्या है? मैंने आपको थर्ड लॉ में बताया था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब कि
पिस्टल जब एक फोर्स लगाएगा गन पे, पिस्टल एक फोर्स लगाएगा बुलेट पे, तो बुलेट भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा इस पिस्टल पे। अब ये पिस्टल पे जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से एक जर्क महसूस होगा इस पिस्टल पे। तो ये पिस्टल उस जर्क, उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस तक जो है इसको जर्क महसूस होगा, तो ये कुछ डिस्टेंस तक मूव करेगी ये पिस्टल। तो इस पिस्टल पे जो ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, उस वजह से इस पिस्टल में जो है कुछ वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी, और इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी बेसिकली वो वेलोसिटी है जो उस जर्क से महसूस होती है, उस रिएक्शन फोर्स से जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है उसको रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। और इसी वेलोसिटी को अब हमें फाइंड आउट करना है। अब इस रिकॉइल वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसको फाइंड आउट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज जो है वो इक्वल होती है फाइनल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज के। ये हमने कंजर्वेशन मोमेंटम में अभी प्रीवियसली पढ़ा है। उसी स्टेटमेंट को यूज करके अब हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। किसका? बुलेट और गन का। इनिशियल मोमेंटम गन और बुलेट का क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम में हम क्या कंसीडर करेंगे? बिफोर फायरिंग, मतलब फायरिंग से पहले का हम मोमेंटम कंसीडर करेंगे। अब फायरिंग से पहले तो गन भी रेस्ट पे है थी और बुलेट भी रेस्ट पे थी, तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी अगर ले लें, इसमें बी हम पिस्टल को ले लेते हैं, ए जो है ऑब्जेक्ट हम बुलेट को सपोज कर लेते हैं, तो दोनों ही रेस्ट पे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी 0 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? 0 हो गया। ये तो काफी सिंपल है। अब फाइनल मोमेंटम कंसीडर करें दोनों ही बॉडीज का, मतलब एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब फाइनल मोमेंटम को कंसीडर करें तो जो आपका बुलेट थी, बुलेट का मास क्या था? 20 ग्राम। इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट कर लें, 20 डिवाइडेड बाय 1000 क्या हो जाएगा? 0.02 0.02 इंटू, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी बुलेट की आफ्टर फायरिंग? वो थी 150 मीटर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो 150 को यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। अब हम पिस्टल को लें, तो पिस्टल क्या है? पिस्टल का मास हमें क्या दे रखा था? वो दे रखा था 2 kg। तो यहाँ पे हम 2 मास ले लेंगे, और वेलोसिटी जो है हमें रिकॉइल वेलोसिटी ये तो निकालनी ही है, तो ये हम ले लेते हैं वीबी, तो 2 VB। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 + 2 VB = 0। अब ये इधर चले जाएगा तो -3 = 2 VB। अब VB क्या आ जाएगा? VB क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल है, ये आप याद रखना। अब VB क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 3/2 मीन्स -1.5 मीटर पर सेकेंड जो है वो आ जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। अब ये माइनस साइन क्यों यहां पे लगाया है? ये माइनस साइन इधर इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो है ये वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू बुलेट। तो ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है हमेशा, इसलिए इसको माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से जो है हम रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हैं आपके पिस्टल की। तो इसी के साथ जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो लास्ट टॉपिक है वो भी आपका इस चैप्टर का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो है खत्म हो चुका है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।